नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020। क्या है नई शिक्षा नीति 2020? क्या चेंजेस होंगे एजुकेशन सिस्टम में? क्या 2 साल की बीएड 2030 के बाद इनवैलिड हो जाएगी? एमफिल का कोर्स रहेगा या नहीं रहेगा? पीएचडी कितने साल की होगी? एक ही कॉलेज से, एक ही यूनिवर्सिटी से आप 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते? इन सभी प्रश्नों पर अपन आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। बच्चों, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति थी और उसमें क्या कमियां थी। इससे पहले बच्चों 1986 में एक शिक्षा नीति आई थी, उसका फॉर्मूला था 10+2। इसमें कमी क्या थी बच्चों कि बच्चे को क्या किया जाता था, रटन प्रणाली द्वारा पढ़ाया जाता था। रटकर याद कर कर एग्जाम के डर से, भय से पढ़ता था बच्चा, न कि किसी भी इंटरेस्ट के कारण। इस कमियों को ध्यान में रखते हुए 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था कस्तूरी रंजन कमेटी। कस्तूरी जी रंजन इसरो के साइंटिस्ट थे। इनकी 11 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया। इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले से फीडबैक लिया कि क्या एजुकेशन में चेंज किया जाए जिससे बच्चे के लिए एक क्रिएटिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। चलिए बात करते हैं इस शिक्षा नीति में क्या है, स्कूली शिक्षा में क्या है, कॉलेज में क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्कूली एजुकेशन की। इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, 5+3+3+4। ये क्या है बच्चों फॉर्मूला? सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। इसे अलग अलग स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप कौन सा है? फाउंडेशन स्टेज। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पहली स्टेज रहेगी, जब बच्चा स्कूल में एंटर करेगा, एडमिशन लेगा, तो वो स्टेज कौन सी होगी? फाउंडेशन स्टेज। कितने साल की होगी बच्चों? 5 साल की, 4 ईयर की फाउंडेशन स्टेज रहेगी। इसको 2 भागों में बांटा है सरकार ने। कौन कौन से? एक तो 3 साल में और एक कौन से कितने साल में? 2 साल में। सबसे पहले अपन बात करेंगे 3 साल की। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, जब बच्चे का एडमिशन होता है, तो क्या होता है, बच्चे को जाते ही अगर एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे, किताबी ज्ञान देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? बोरियत भरा महसूस करेगा। बच्चा स्कूल से दूरियां बनाना स्टार्ट कर देगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है बच्चों कि बच्चे को जाते ही एजुकेशन से मत जोड़िए। बच्चे को क्या करवाना है? खेल खिलवाने हैं। जाते ही कितने साल तक? 3 साल तक। एज ग्रुप में क्या रहेगा? एज ग्रुप क्या रहेगा एडमिशन का? 3 साल से लेकर 6 साल तक। 3 साल से लेकर 6 साल तक 3 साल का टाइम पीरियड होता है। उसमें बच्चे को क्या खिलवाना है? खेल खिलवाने हैं, न कि एजुकेशन देनी है। इसका क्या बेनिफिट होगा बच्चों? इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चों को जो स्कूल बोरियत भरा लगता था या बच्चे स्कूल से दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते थे, वो चीज अब खत्म होगी, क्योंकि बच्चों को खेल खेलना पसंद होता है। अगर स्कूल में ही खेल खिलवाएंगे तो बच्चा क्या होगा? इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? 2 साल का टाइम पीरियड और दे रखा है इसमें। 2 साल में क्या करवाया जाएगा? इसमें 2 साल में बच्चे को खेलने के साथ साथ एजुकेशन भी दी जाएगी। कौन कौन सी क्लास की? 1st और 2nd क्लास की। इसमें क्या होगा बच्चों? 3 साल बच्चे को गेम खिलवाए, उसके बाद क्या किया? गेम के साथ साथ क्या स्टार्ट कर दी? उसकी एजुकेशन। धीरे धीरे उसको एजुकेशन के टच में लाना स्टार्ट कर दिया। कौन सी क्लास में? 1st और 2nd में। अब इसमें फाउंडेशन स्टेज में गवर्नमेंट ने कहा है नो एग्जाम। किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा बच्चे का, वार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। बच्चे को एग्जाम के भय से नहीं पढ़ाना। बच्चे का जो एग्जाम का डर था वो खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? स्टार्टिंग में किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। जो नेचुरली बच्चा सीख रहा है वही सीखेगा। इस चीज का अपन मूल्यांकन नहीं करेंगे। कौन सी स्टेज में? फाउंडेशन स्टेज में। अब बात करेंगे दूसरी स्टेज की, स्टेप 2। इसे बोला गया है प्रिपरेटरी स्टेज। कितने साल की है बच्चों? 3 साल की। इसमें कौन कौन सी क्लासें रहेगी? 3rd क्लास रहेगी, 4th रहेगी, 5th क्लास रहेगी। इसमें 3 क्लासें रहेगी, 3rd, 4th और 5th। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या है? एजुकेशन तो देनी ही देनी है बच्चे को। कौन सी एजुकेशन? किताबी ज्ञान, जो अपने बुक्स में होता है वो ज्ञान तो देना ही देना है। उसके साथ गवर्नमेंट क्या कहती है? उसको एक्टिविटीज भी करवाओ, प्रैक्टिकल भी करवाओ, जो नॉलेज दे रहे हो। जैसे मान लीजिए एक बच्चा साइंस में पढ़ रहा है, सोलर पावर कैसे बनती है, लाइट कैसे बनती है, सोलर एनर्जी कैसे बनती है, तो उसे प्रैक्टिकली दिखाओ। सोलर पार्क में ले जाकर दिखाओ कैसे लाइट आ रही है, प्रकाश गिर रहा है सोलर पैनल पे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे निकल रहा है।
सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, तो वो चीज एक्टिविटीज करवाओ उसको, न कि उसको किताबों से रट्टा मरवाओ। ये चीज गवर्नमेंट ने बोला है इसमें। दूसरा इसमें बोला है लैंग्वेज, इसमें बोला गया है लैंग्वेज। भी सर लैंग्वेज का क्या मतलब है? जैसे बच्चों आज तक अपन पढ़ रहे थे इंग्लिश कंपलसरी, गवर्नमेंट क्या कहती है, या तो बच्चे को किसी स्टेट की भाषा में पढ़ाओ या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाओ। स्टेट की भाषा मतलब जैसे मैं पंजाब का हूं तो मैं पंजाबी में पढ़ सकता हूं, मैं गुजरात का हूं तो गुजराती में पढ़ सकता हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं तो महाराष्ट्र भाषा में पढ़ सकता हूं, तमिल में पढ़ सकता हूं, तेलुगु में पढ़ सकता हूं। जिस स्टेट का हूं, बच्चा जिस भाषा में पढ़ना चाहे उस भाषा में पढ़ाओ। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाओगे। सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि बच्चे को जिस भाषा में पढ़ना है, जिस भाषा में उसे ज्ञान लेना है, उसी भाषा में पढ़ाओ। ऐसा क्यों है बच्चों? तो इस कमेटी का मानना है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें स्टेट की भाषा को ऐड किया है। ये बात हुई कौन सी, प्रिपरेटरी स्टेज की। तीसरी बात करें, तीसरा स्टेप की बात करें तो मिडिल स्टेज नाम रखा गया है इसका। तीसरे स्टेज का नाम रखा गया है मिडिल स्टेज। ये कितने साल का है बच्चों? ये 3 साल का है। इसमें कौन कौन सी क्लासें रहेगी? 6th, 7th और 8th क्लास। इसमें कौन कौन सी क्लासें हैं? 6 है, 7th है और 8th क्लास है। इसमें क्या है बच्चों, आज तक अपन को क्या दिया गया है, मैथमेटिक्स लगती थी अपने, साइंस लगती थी और आर्ट्स का सब्जेक्ट लगता था सामाजिक विज्ञान। अब क्या किया गया है इसमें, नया क्या चेंजेस किया गया है इसमें? गवर्नमेंट ने कहा है एक तो बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान देना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर का नॉलेज देना पड़ेगा, कंप्यूटर के कोड बनाना, टैली करवाना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, ये चीजें इसमें सिखाई जाएगी। किसमें, कौन से स्टेज में, कौन सी स्टेज में? मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज में क्या किया जाएगा, बच्चे को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, क्योंकि आधुनिक युग जो है कंप्यूटर का ही युग है, इसलिए बच्चे को स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर का ज्ञान देना स्टार्ट किया जाएगा। दूसरी इसमें क्या बात की गई है बच्चों, वोकेशनल एजुकेशन। सर ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? तो बच्चों ये वोकेशनल एजुकेशन वो होती है, जैसे गांधी जी ने कहा था हस्तकला का ज्ञान दीजिए। आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को क्या किया जाएगा, हस्तकला का ज्ञान दिया जाएगा, मछली पालन का, कढ़ाई का, बुनाई का, कुकिंग का, ये सब नॉलेज साथ साथ में क्या दिया जाएगा, एजुकेशन के साथ साथ। इसका सर बेनिफिट क्या होगा? अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपने 12वीं प्लस 2 पास आउट होते हैं, अपन क्या करते हैं, अपने को बस किताबी ही ज्ञान रह जाता है, कोई फील्ड का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, जिसका अपन क्या करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करते हैं, और सेक्टर में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपको नॉलेज होगा हस्तकला का, कढ़ाई का, बुनाई का, तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एजुकेशन के बाद। इसमें पहले की तरह मैथ रहेगी, साइंस रहेगी और आर्ट के सब्जेक्ट रहेंगे। ये बात हो गई किसकी, मिडिल स्टेज की। अब 4th स्टेप क्या है इसमें, सेकेंडरी स्टेज। इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। ये कितने साल की होगी बच्चों, 4 साल की। इसमें क्लासेस कौन कौन सी रहेगी, 9th, 10th, 11th और 12th, 4 क्लासेस रहेगी, 4 साल की होगी। इसमें क्या चेंजेस किया गया बच्चों, पहले अपन क्या करते थे, जैसे ही 10th पास करते थे, पास आउट करते थे, तो हमें स्ट्रीम चुनने का मौका मिलता था, चांस मिलता था। किसी ने आर्ट ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, ठीक है। ये तो रही पहले की बात स्ट्रीम चुनने की। लेकिन इस शिक्षा नीति में क्या कहा गया है, स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया। स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया तो सर अब हम क्या करेंगे, तो आप जिस भी सब्जेक्ट को लेना चाहे आप 9th क्लास में आप ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे मैथमेटिक्स अच्छा है मेरा, मैंने मैथ ले लिया, साइंस से मैंने बायो ले ली और आर्ट से मैंने हिस्ट्री ले ली, कॉमर्स से मैंने अकाउंट ले लिया, तो मैं सभी मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकता हूं। इस शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात यही कही गई है कि बच्चे को बाउंडेशन नहीं कर सकते आप भी, साइंस पढ़ना है तो आपको बायो पढ़ना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, आप बायो पढ़ सकते हो, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आपको पॉलिटी अच्छी लगती है तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हो। कोई भी आप सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। इसमें तीसरी बात क्या कही गई है, इसमें कहा गया है क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चे को क्रिएट करवाया जाएगा, उसको फ्रीडम दी जाएगी कि वो कुछ क्रिएट करे, कुछ नया करे, पहले की तरह रिपीट ना करे, कोई भी चीज रिपीट ना हो, कुछ नया सोच उसमें डेवलप हो। जैसे कि आप
कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैटरी से किसी भी सर्किट को जोड़ना है तो कुछ नया जोड़े, कुछ नया क्रिएट करे बच्चे, नई क्रिएटिविटी आए बच्चे में, ऐसी एजुकेशन क्या करवानी है, प्रोवाइड करवानी है। इसमें चौथी बात क्या है बच्चों कि फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हो आप। क्लास 9वीं से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज आप चाइना की लैंग्वेज चाइनीज चूज कर सकते हो, फ्रेंच चूज कर सकते हो, यूएसए की इंग्लिश चूज कर सकते हो। आपको कोई भी भाषा, अगर अपन भाषा का ज्ञान लेना चाहते हो किसी भी कंट्री का, तो आप क्लास 9 से चूज कर सकते हो। अब बात रही एग्जाम की, तो एग्जाम की प्रणाली क्या रहेगी इसमें, तो सेमेस्टर सिस्टम रहेगा बच्चों। इसमें सेमेस्टर सिस्टम में क्या रहेगा, हर 6 महीने में आपका एग्जाम होगा। सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाएगा हाफ हाफ, और प्रत्येक 6 मंथ में आपका एक एग्जाम होगा, जिससे कि बच्चे में क्या खत्म हो जाएगा, एग्जाम का डर। पहले क्या होता था बच्चों, साल के एंड में एग्जाम होता था, बच्चा क्या करता था, मान लीजिए आपका एग्जाम मार्च में होता है तो बच्चा क्या करता है, जनवरी से ही स्टडी स्टार्ट करता है। पहले के जो 7-8 मंथ है उसमें स्टडी नहीं करता। लेकिन अब क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम आ गया, हर 6 महीने में एग्जाम होगा, तो बच्चे को कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी के टच में रहना पड़ेगा। ठीक है, इससे एग्जाम का डर क्या होगा, बच्चे में खत्म होगा। ये हो गई अपनी कौन सी बात, स्कूली शिक्षा की। एक बार दोबारा देख लेते हैं स्कूली शिक्षा में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो शिक्षा नीति का फॉर्मूला क्या था, 5+3+3+4। इसको कितने स्टेज में बांटा गया, 4 स्टेज में। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, 5 साल की है। पहले 3 साल गेम खिलवाए जाएंगे, आगे के 2 साल में क्लास 1 और 2 में खेल के साथ साथ एजुकेशन भी दी जाएगी, लेकिन कोई भी एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद स्टेप सेकंड की बात करें, प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 साल की रहेगी। क्लासें कौन कौन सी रहेगी, 3rd, 4th और 5th। इसमें क्या होगा, एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी भी करवाई जाएगी, बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा, बच्चे को काम करवाया जाएगा। इसमें क्या होगा, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप एजुकेशन ले सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट के हो तो स्टेट की लैंग्वेज में, अदरवाइज नेशनल लैंग्वेज में। अब बात करेंगे स्टेप 3rd की, मिडिल स्टेज नाम दिया गया है इसको, 3 साल का है, क्लास रहेगी 6, 7, 8 रहेगी। इसमें क्या होगा, एजुकेशन के साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट रहते थे पहले, मैथ्स, साइंस और आर्ट्स के, उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाएगा, उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। इसके बाद स्टेप 4th है, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें 4 साल का टाइम पीरियड होता है। क्लास कौन सी रहेगी, 9th, 10th, 11 और 12th। इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है बच्चों, इसमें नो स्ट्रीम का सिस्टम रखा गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप, क्रिएटिव थिंकिंग से पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को, फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हो आप, और रिजल्ट कैसा रहेगा, एग्जाम क्या रहेगा, सेमेस्टर प्रणाली से एग्जाम लिए जाएंगे। ये तो बात हुई बच्चों स्कूली शिक्षा की, जो अपन क्लास 1 से लेकर 12 तक करते हैं, ये तो है स्कूली शिक्षा की बात। अब बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर, सर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर नई शिक्षा नीति आएगी तो उसका ग्रेजुएशन लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएशन की। बच्चों इसमें ग्रेजुएशन कितने साल की हो जाएगी, 4 साल की। जो अभी आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, वो 3 साल की है। अब टाइम पीरियड बढ़ाकर क्या कर दिया, 4 साल। जो पहले बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्स थे वो अब खत्म हो जाएंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो बीए, बीएससी और बीकॉम वाला टैग अब खत्म हो जाएगा। पहले अपन बोलते थे मैंने बीएससी कर रखी है, मैंने बीकॉम कर रखी है, लेकिन आगे से जो नए बच्चे आएंगे वो क्या बोलेंगे, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा बच्चों, मान लीजिए आपने क्लास 1 में पहले साल आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आपने 1 साल कंप्लीट किया, उसके बाद किसी रीजन की वजह से आपने ग्रेजुएशन को छोड़ दिया, तो क्या होगा बच्चों, आपको यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट देगी। अभी क्या होता है बच्चों, 3 साल की होती है ग्रेजुएशन। अगर आपने फर्स्ट ईयर करके बीच में अधूरी पढ़ाई छोड़ दी तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति क्या कहती है, अगर आपने फर्स्ट ईयर 1 साल कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन का, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। किसकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चों आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा।
डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, आपकी डिग्री पे लिखा होगा डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपने 3 साल कर लिया कंप्लीट ग्रेजुएशन तो आपको क्या मिलेगी, कंप्लीट डिग्री मिलेगी। अगर आपने 4 साल कर लिया ग्रेजुएशन तो आपको क्या लिखा हुआ होगा आपकी डिग्री पे, रिसर्च, ग्रेजुएशन रिसर्च लिखा होगा 4 साल की। अब बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का भी होगा बच्चों, 2 साल का भी होगा। सर 1 साल किनके लिए 1 साल का रहेगा, किनके लिए 2 साल का रहेगा, ये भी बात कर लेते हैं। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 साल लगेंगे। अगर आपने डिग्री की है न कि रिसर्च की है, अगर आपने सिर्फ डिग्री की है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 साल लगेंगे। अगर आपने रिसर्च कर रखी है, ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री है आपके पास, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना टाइम लगेगा, 1 साल का बच्चों। कितना टाइम लगेगा, 1 साल का टाइम लगेगा आपको। तो आपके दिमाग में होगा सर मैंने तो सिर्फ सर्टिफिकेट किया है, तो बच्चों आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ सर्टिफिकेट किया है, 1 साल का ही कोर्स किया है, सर्टिफिकेट मिला है या डिप्लोमा मिला है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे। अब कईयों के दिमाग में होगा सर हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, तो हमें 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा या 4 का करना पड़ेगा। बच्चों आपको कोई भी कंपटीशन ग्रेजुएशन लेवल का अगर एग्जाम देना है तो कम से कम आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी आपको, तभी आप एलिजिबल होगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, ये बात हुई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब दिमाग में आता है सर बीएड वालों का क्या होगा, क्या 2 साल की डिग्री इनवैलिड हो जाएगी? एक लाइन लिखी हुई है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड बीएड। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि 2 साल की बीएड इनवैलिड हो जाएगी 2030 के बाद। उसमें लिखा गया है कि 2030 के बाद जो भी नए बच्चे आएंगे उनको इंटीग्रेटेड ही बीएड करवाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर ली, 2030 के बाद भी अगर ग्रेजुएशन कर ली आपने, तो आप बीएड कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बीएड का कितना का रहेगा सर, 1 साल का कोर्स रहेगा, 2 का रहेगा, या बीएड इंटीग्रेटेड ही करनी पड़ेगी? तो ये भी बात कर लेते हैं बच्चों। अगर आपने क्या ग्रेजुएशन 3 साल की कर रखी है तो आपको कितने साल की बीएड करनी पड़ेगी? 2 साल की। जो सेम प्रोसेस अभी चल रहा है, आपको 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है तो 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी। अगर आपने रिसर्च कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन में रिसर्च कर रखी है, 4 साल की डिग्री कर रखी है, तो आपको बीएड के लिए सिर्फ 1 साल लगेगा। 1 साल के टाइम पीरियड में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज जो नए बच्चे हैं वो इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स होता है इंटीग्रेटेड का, वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1 या 2 साल में बीएड कर सकते हो। अब बात करेंगे एमफिल। इस शिक्षा नीति में एमफिल का कोर्स खत्म कर दिया। जब भी ये शिक्षा नीति लागू होगी उसके बाद से ही एमफिल का कोर्स नहीं रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। जो एमफिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे जब भी ये शिक्षा नीति लागू होगी। अब पीएचडी की बात कर लेते हैं बच्चों। अभी टाइम पीरियड है 5 साल का, पीएचडी का टाइम पीरियड 5 साल का है, लेकिन जब भी ये नई शिक्षा नीति लागू होगी उसको घटाकर कितना कर दिया है? 4 साल। गवर्नमेंट ने कहा है कि पीएचडी का टाइम पीरियड कितना कर दिया? 4 साल। एक बार दोबारा देख लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल की या हाई लेवल की एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया? 4 साल का। अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो तो डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हो तो रिसर्च मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल की तो कम से कम 3 साल का आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का भी है, 2 साल का भी है। अगर आपने सिर्फ डिग्री कर रखी है 3 साल की तो आपको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन को देना पड़ेगा। एमएससी, एमकॉम, एमए वगैरह आपको 2 साल में करनी पड़ेगी। अगर आपने रिसर्च कर रखी है तो सिर्फ 1 साल में ही आपकी एमएससी, एमकॉम या एमए कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बीएड की बात कर लेते हैं। आप इंटीग्रेटेड के जरिए भी बीएड कर सकते हो, 4 साल का कोर्स रहता है। अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं करना चाहते, आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, 3 साल की कर रखी है, तो आपको बीएड 2 साल में कंप्लीट होगा। अगर आपने 4 साल की रिसर्च कर रखी है तो बीएड के लिए भी आपको 1 साल लगेगा। एमफिल का कोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा। पीएचडी का टाइम पीरियड घटाकर 5 साल से 4 साल कर दिया गया। अभी अपन बात करेंगे कि इस शिक्षा नीति के क्या पॉजिटिव वे है,
क्या नेगेटिव वे है। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वे की। तो इसमें शिक्षा नीति में कहा गया है कि जीडीपी का 6%, जीडीपी का 6%। सर अब कितना खर्च हो रहा है? तो बच्चों अभी जीडीपी का 1 से 2% ही खर्च हो रहा है। अब क्या बोला गया है इस शिक्षा नीति में कि जीडीपी का 6% तक भी खर्च होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों कि जो अपने स्कूल्स हैं वो डेवलप होंगे, नई नई सुविधाएं आएंगी, प्रोजेक्टर आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज बढ़ेगी। दूसरी इसमें बात की गई है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चों? वोकेशनल एजुकेशन का बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे कि अपन अभी 12वीं के बाद क्या करते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में ही जा पाते हैं। लेकिन अगर अपन को वोकेशनल एजुकेशन मिली हुई हो तो अपन क्या है, अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तीसरी इसमें बात कही गई है स्कूल फीस। स्कूल फीस से मीनिंग जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, जैसे 1-1, 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, जिससे क्या है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट इनमें एडमिशन नहीं ले पाता। इसीलिए सरकार ने कहा है कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि इससे ज्यादा कोई भी स्कूल प्राइवेट सेक्टर फीस नहीं ले पाएगा, जिससे क्या होगा एक मिडिल क्लास स्टूडेंट भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। 4 नंबर इसमें क्या कहा गया है, रिजल्ट के बारे में कहा गया है। रिजल्ट कैसे तैयार होगा बच्चों? अभी अपना रिजल्ट कैसे तैयार होता है, अपन कोई रिटन एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम देने के बाद अपने मार्क्स आते हैं, मार्क्स को के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट तैयार होता है। लेकिन इसमें कहा गया नहीं, ऐसे तैयार नहीं होगा आपका रिजल्ट। इसमें क्या कहा गया है कि एक तो अब आप जो रिटन एग्जाम देते हो उसके मार्क्स फिर आपको खुद से पूछा जाएगा, आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा भी कितने नंबर दें। आपको टीचर पूछेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितने नंबर के लायक हो, वो चीज आपसे एनालिसिस की जाएगी। उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल, जो आपके क्लास के बच्चे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि इस स्टूडेंट को कितने नंबर देने चाहिए, इस स्टूडेंट कितने नंबर के लायक है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आप नंबर लाने के लिए हर एक व्यक्ति से, हर एक स्टूडेंट से व्यवहार कैसा रखेंगे, अच्छा रखेंगे, फेमिलियर बिहेवियर हो जाएगा, जिससे आगे चलकर आपकी हॉबी हो जाएगी वही फेमिलियर बिहेवियर की। 4 नंबर इसमें क्या है, टीचर। आपके टीचर से भी पूछा जाएगा कि बच्चा किस चीज में वीक है, क्या है इसका आईक्यू लेवल, कितना पढ़ता है, क्या इसका स्टैंड है, कितने नंबर देने चाहिए। इन चारों को मिलाकर ही आपका क्या फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ मार्क्स ही फाइनल रिजल्ट का क्राइटेरिया होता था, लेकिन अब इन चारों पॉइंट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें 5 नंबर क्या कहा गया है बच्चों, फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? इसमें कहा गया है नई शिक्षा नीति में जो फॉरेन के टॉप 50 यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप 50, वो भारत में आकर, इंडिया में आकर अपनी ब्रांच खोल सकती है। उससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों? उससे बेनिफिट ये होगा कि अपनी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको कंपैरिजन करना पड़ेगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए अपनी क्वालिटी एजुकेशन क्या होगी, बढ़ेगी। 6 नंबर इसमें कहा गया है डिपार्टमेंट। अभी क्या होता है बच्चों कि जो गवर्नमेंट सेक्टर का टीचर होता है वो क्या करता रहता है, या तो मिड डे मील में बिजी रहता है या कभी चुनावों में ड्यूटी लग जाती है, पढ़ाने का पूरा उसको मौका ही नहीं मिलता। लेकिन नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, अगर हर एक सेक्टर का डिपार्टमेंट बना दिया जाए, जैसे मिड डे मील का अलग डिपार्टमेंट हो, चुनाव का अलग हो, शिक्षा का अलग डिपार्टमेंट हो, शिक्षा को भी अलग अलग डिपार्टमेंटल सेंटर में बांट दिया जाए, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारियां दे दी जाए, तो हर एक सेक्टर में काम अच्छा होगा, एजुकेशन लाइन में काम अच्छा होगा, टीचर को पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये तो बात रही इसके पॉजिटिव वे की। अब बात करेंगे इसके नेगेटिव वे। हर एक चीज का एक पॉजिटिव हिस्सा होता है, एक नेगेटिव हिस्सा होता है। हर एक बात का एक पॉजिटिव वे होता है, एक नेगेटिव वे होता है। इसकी भी कुछ कमियां हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी बच्चों ये है कि इसमें इंग्लिश को अवॉइड किया गया है। इंग्लिश भाषा को जो कंपलसरी थी अब तक 10th क्लास तक, अब तक जो कंपलसरी इंग्लिश थी अपने, वो खत्म कर दी गई है। आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में आप स्टडी कर सकते हो। इसका नुकसान क्या होगा कि आप इंग्लिश से दूरियां बननी स्टार्ट हो जाएगी। अपनी लोकल लैंग्वेज में ही अगर आप पढ़ाई करोगे तो इंग्लिश से दूरियां बननी स्टार्ट हो जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज अपने को टफ लगने लगेगी। दूसरा इसका नेगेटिव वे है, नेगेटिव रीजन है कि सेंट्रल का मतलब क्या है बच्चों, अभी अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, स्टेट और सेंट्रल की भागीदारी होती है।
दोनों मिलकर एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन इस शिक्षा की नीति के बाद में सिर्फ सेंटर ही कमांड में रखेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ये सबसे बड़ा इस शिक्षा नीति का लॉस है। अब आगे अपन बात करें भी सर कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। आप 12वीं पास आउट हो गए, 12वीं क्लास पास आउट कर ली, तो अब कॉलेज में जाना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो एडमिशन कैसे होगा। अब तक बच्चों क्या होता था कि सिर्फ 12वीं के नंबर बेस पे आपने 12वीं में मान लीजिए 90% नंबर लेके आए और आपका एडमिशन हो गया DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। 12वीं बेस के नंबर पर ही आपको एडमिशन मिलता था, लेकिन कुछ रीजन ऐसे होते हैं, बच्चा बीमार हो गया 12वीं के एग्जाम में, कुछ रीजन ऐसा रहा कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, एक अच्छा स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, शिक्षा नीति में क्या कहा गया है कि उसको दोबारा चांस मिलना चाहिए। एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा हर साल, कॉमन एम्पलीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वो बच्चे दे सकते हैं, हर एक बच्चा दे सकता है जिसके 12वीं में नंबर कम है। इस एग्जाम के होने के बाद क्या क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन का, 12वीं के नंबर प्लस में CAT के नंबर, कॉमन एम्पलीट्यूड टेस्ट के जो नंबर है, दोनों को ज्वाइंट कर जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलेगा। पहले क्या होता था 12वीं बेस पे मिलता था, अब क्या है CAT के नंबर भी इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलेगा। अब उन बच्चों को डरने की जरूरत नहीं रहेगी जिनके किसी कारणवश 12वीं में नंबर कम रह जाए या 12वीं में अच्छी मेहनत नहीं कर पाए लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो वो कॉमन एम्पलीट्यूड टेस्ट देकर अपने नंबर बढ़ा सकता है। अब इसमें बच्चों एक बात और कही गई है इस शिक्षा नीति में, क्रेडिट बैंक। सर यहाँ क्रेडिट बैंक की बात कहां से आ गई, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बैंक थोड़ी है। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा, नहीं बच्चों ये बैंक नहीं है। जिस प्रकार आप एक बैंक में जाते हो और वहां अपना खाता खुलवा लेते हो, वैसे ही जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, फर्स्ट ईयर की आपने मान लीजिए किसी रीजन से आपने छोड़ दी, 70% आए और आपने छोड़ दी, तो क्या होगा, एजुकेशन का जो बैंक है उसमें ये 70% नंबर क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। आपके 70% नंबर क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे इस बैंक में। जिस प्रकार आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, जब आपको जरूरत होती है तब निकालते हो, उसी प्रकार जो भी आपने 1 साल का कोर्स किया वो उसमें सेव हो गया। जैसे ही 5 साल 10 साल बाद आपका मन किया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर रिसर्च तक गए आप, तब फाइनल जो रिजल्ट तैयार होगा आपका, मान लीजिए 3 साल में आपने 60% नंबर लिए और फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, तब क्या होगा, 60% प्लस में जो आपके पहले पढ़े थे, कितने आपके जो क्रेडिट बैंक में थे, एजुकेशन क्रेडिट बैंक में जो 70% नंबर पढ़े थे, उन दोनों का एवरेज निकलेगा, फिर फाइनल रिजल्ट आपका तैयार होगा। यह है आपका एजुकेशन बैंक। एक बात दोबारा देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इसमें कहा गया कि पॉजिटिव वे क्या है, जीडीपी का 6% खर्च होगा, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, स्कूली फीस को लिमिटेड कर दिया जाएगा, रिजल्ट कैसे तैयार होगा, मार्क्स होंगे, जो आपने रिटन एग्जाम दिए उसके मार्क्स होंगे, सेल्फ होगा, फ्रेंड से पूछा जाएगा, आपके टीचर से पूछा जाएगा भी कितने नंबर देने चाहिए। अब बात करें 5 नंबर, फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी की संस्था जो यहाँ आपने इंडिया में खुलेगी उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। शिक्षा विभाग को डिपार्टमेंटल कर दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट कर काम किया जाएगा। अब बात रही इसकी नेगेटिव वे की, तो इंग्लिश को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। इसमें जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि आप इंग्लिश में एजुकेशन नहीं दे सकते। इसमें कहा गया है कि बच्चा जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें एजुकेशन ले सकता है। दूसरी इसकी कमी है सेंट्रलाइजेशन, जो अब अपने स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी होती है, वो सिर्फ सेंटर की रह जाएगी। और अब बात करें तो एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे, तो कॉलेज में पहले 12वीं बेस नंबर पे एडमिशन होता था, अब क्या है एक टेस्ट भी होगा, कॉमन एम्पलीट्यूड टेस्ट, दोनों के नंबर ज्वाइन कर जो फाइनल लिस्ट बनेगी उससे आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए हो जाएगा। इसमें एक बात कही गई है क्रेडिट बैंक की। क्रेडिट बैंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर कर छोड़ दी, 70% नंबर आए, 5 साल बाद 10 साल बाद आपका मन किया ग्रेजुएशन करूं, तो आपने 3 साल जैसे ही कंप्लीट किए, फाइनल जब आपका डिग्री कंप्लीट होगी, जो फाइनल आपकी रिसर्च ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो उसमें ये 70% नंबर भी ऐड होंगे जो आपके
एजुकेशन क्रेडिट बैंक में पढ़े थे। ये बात रही शिक्षा नीति की। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।